हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट का कुछ ऑर्गन्स होता है। गवर्नमेंट के ऑर्गन 3 होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मतलब जो पार्लियामेंट हो गया जिसमें लॉज बनता है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का काम हो गया लॉज बनाना, ये याद कर लीजिए। ठीक है, फिर दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, ये क्या करते हैं, इन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और तीसरा हो गया जुडिशियरी। जुडिशियरी में आते हैं आपके कोर्ट, ठीक है, जो कि ये चेक करते हैं कि ये लॉज ठीक बना है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है किसी के साथ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया जुडिशरी का काम। एग्जीक्यूटिव में कौन आ गया, एग्जीक्यूटिव में आपका आ गया जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ये हो गया एग्जीक्यूटिव। समझे? तो ये तीनों को बोला जाता है, तीनों क्या है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है। तो इसमें बोला गया है कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो सारा पावर जो है ना, ऑल पावर, वो किसी एक ऑर्गन को नहीं दिया गया है। जब क्या किया गया है, पावर को तीनों में बांटा गया है। समझे? तो एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर, मतलब पावर का शेयरिंग किया गया है लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियरी में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेमोक्रेसी के डिज़ाइन के लिए। समझे कि नहीं? चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। ठीक है, इसको इस चैप्टर में और डिटेल में समझेंगे। देखिए, यहाँ पे पावर शेयरिंग को हम समझेंगे 2 कंट्री का एग्जाम्पल से। पहला कंट्री है एक यूरोपियन कंट्री बेल्जियम, और दूसरा कंट्री है हमारा एशियन कंट्री, हमारा पड़ोसी श्रीलंका। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। देखिए, कंपैरिजन करने से पहले इन दोनों का बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कहाँ पे है, कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, कैसा गवर्नमेंट है, ये सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बेल्जियम को समझते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में, पहला बात। ठीक है, बेल्जियम इतना छोटा है कि हमारे कंट्री में एक स्टेट है हरियाणा, हरियाणा से भी छोटा साइज है बेल्जियम का। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है बेल्जियम के पड़ोसी कौन कौन है। तो बेल्जियम अपना बॉर्डर जो है वो इन सब कंट्रीज़ के साथ टच करता है, फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ये देखने में छोटा सा लाइन लग रहा है, लेकिन इसी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेंगे कि इसका पड़ोसी कौन कौन है, किसके साथ बॉर्डर टच होता है। तो चारों का नाम याद होना चाहिए, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। ठीक है, बेल्जियम का पॉपुलेशन अप्रॉक्स 1 करोड़ के आसपास है, हरियाणा के लगभग आधा पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर इसका एथनिक कॉम्पोजिशन अगर बात करें, अब ये एथनिक क्या है, इसको पिंक में क्यों लिखा गया है, तो ये एनसीईआरटी बुक में, जो आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है और ये पॉलिटिकल साइंस का बुक है, तो आपको ऐसा ऐसा कीवर्ड्स मिलेगा, और ये कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये कीवर्ड का मीनिंग ऐसे कोने में ग्लॉसरी के रूप में दिया होता है, इसको समझिए। एथनिक का मतलब होता है देखिए, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। कल्चर के बेसिस में समाज में लोग अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। अलग अलग टाइप के लोग पाए जाते हैं मतलब इनका एंसेस्ट्री अलग होगा, मतलब क्या तो ये सभी गोरे होंगे या फिर काले होंगे। ठीक है, या फिर लैंग्वेज सेम होगा, या फिर मतलब एक ग्रुप में, एक एथनिक ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सभी सेम लैंग्वेज बोलते हैं। ये ग्रुप में जो भी है वो सभी सेम लैंग्वेज बोलते होंगे। ठीक है, कल्चर के बेसिस में ये ग्रुप डिवाइड हो सकता है, या फिर रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है कि इस ग्रुप में वही लोग हो जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हो, वैसे ही ये ग्रुप। ठीक है, या फिर नेशनलिटी के बेसिस पे। समझे? तो अगर ये क्या है, सोशल डिवीजन है बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। पीपल बिलोंगिंग टू सम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट। तो अगर किसी एक एथनिक ग्रुप में कुछ लोग हैं तो वो लोग का क्या तो कॉमन डिसेंट यानी ऐसे एंसेस्ट्री सेम होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ फिजिकल टाइप, क्या तो सबका रंग एक जैसा हो, शरीर का बनावट एक जैसा हो। ठीक है, या फिर कल्चर सबका एक जैसा हो, या फिर बोथ। ठीक है, दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। ये रिलीजन और नेशनलिटी हो सकता है अलग अलग हो, तब भी लोग सेम एथनिक ग्रुप में बिलोंग कर सकते हैं। सिंपल इसका मीनिंग समझिए। एथनिक का मीनिंग क्या हो गया, एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं तो वो कौन से टाइप के लोग हैं। समझ रहे हैं, हम ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से टाइप के लोग। टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, नेशनलिटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एथनिसिटी। तो यहाँ पे बोला गया है कि बेल्जियम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, मतलब जो अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग इसमें रहते हैं बेल्जियम में। ठीक है, ये इस लाइन का मीनिंग है। अब ये हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब
कौन से लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने नंबर्स में रहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन में से 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहता है और डच लैंग्वेज बोलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैप से समझिए। ये बेल्जियम का मैप दिया है और ये जो येलो वाला मार्क है ये क्या है, फ्लेमिश रीजन है और इसमें रहने वाले लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला एथनिक ग्रुप, समझे। दूसरा, और ये कितना परसेंटेज है, 59%, याद रखिएगा। और जब भी परसेंटेज 50 से ऊपर जाए, 50% से आधा से ज़्यादा हुआ वो परसेंटेज, मतलब टोटल तो 100% होता है ना, तो आधा से ज़्यादा 50% से ज़्यादा कोई भी नंबर हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजोरिटी बोलते हैं। ये वर्ड आप याद कर लीजिए, आगे जिक्र होने वाला है। 50% से कम हुआ तो क्या बोल देंगे, माइनॉरिटी। चलिए, तो यहाँ पे बता सकते हैं ये डच स्पीकिंग लोग मेजोरिटी है कि माइनॉरिटी है। तो आप देखेंगे ये 50% से ज़्यादा है तो इसको हम लोग मेजोरिटी बोलेंगे। समझ रहे हैं? चलिए, 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं, ये हमने समझ लिया। फिर 40%, जो दूसरा 40% लोग हैं वो लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो लोग फ्रेंच बोलते हैं। अब ये किधर है, तो नीचे वाला जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये रेड पार्ट, ठीक है, ये क्या है, वेलोनिया रीजन है और यहाँ पे रहने वाले लोग फ्रेंच स्पीकिंग है। तो ये पहला एथनिक ग्रुप था डच स्पीकिंग, ये दूसरा एथनिक ग्रुप हो गया फ्रेंच स्पीकिंग। ठीक है, ये कितना था, 59%, ये कितना है, 40%। 100% हुआ क्या, अभी भी 1% बचा हुआ है। ये 1% लोग कौन है, तो ये 1% लोग है ये जर्मन स्पीकिंग लोग। ठीक है, जर्मन स्पीकिंग यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डच स्पीकिंग ये मेजॉरिटी था, फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी है और जर्मन स्पीकिंग भी माइनॉरिटी है। ठीक है, देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। ये रहा, द रिमेनिंग 1% बेल्जियंस, वो लोग जर्मनी स्पीकिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स के बारे में। बेल्जियम का कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, ये बीच में ऑरेंज कलर आपको जो दिख रहा है वो। अब इसमें कैसा एथनिक कंपोजिशन है वो देखिए, इसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अब ये तो उल्टा लग रहा है, ठीक है, ये इसमें क्या हो गया, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% डच बोलते हैं। मतलब ब्रुसेल्स में जो डच स्पीकिंग है वो माइनॉरिटी है, जबकि अगर पूरा कंट्री का बात किया जाए तो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे डच स्पीकिंग 59% था जो कि मेजॉरिटी फॉर्म कर रहा था, समझ रहे, और यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी था, है कि नहीं। लेकिन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में ठीक उल्टा है, वहाँ पे फ्रेंच ही मेजॉरिटी फॉर्म हो जा रहा है और डच स्पीकिंग जो है वो माइनॉरिटी है, समझे। इसीलिए यहाँ पे ये लाइन बोला गया था कि द एथनिक कॉम्पोजिशन है वो वेरी कॉम्प्लेक्स है। बात अगर ही समझ रहे, चलिए, तो यहाँ पे देखिए अब ये टर्म इस यूज होना शुरू हो गया है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग। ये जो फ्रेंच स्पीकिंग है ये माइनॉरिटी है, वो रिलेटिवली रिच था और पावरफुल था इन डच के मुकाबले। ठीक है, दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो ये चीज़ डच स्पीकिंग लोगों को पसंद नहीं था, वो लोग इसको रिसेंट यानी हेट करते थे। हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट काफ़ी देर से मिला। अब ये देर से क्यों मिला उतना हिस्ट्री में हमें नहीं जानना है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, दिस लेड टू टेंशन, इसलिए ये इससे टेंशन शुरू हो गया डच स्पीकिंग कम्युनिटी में और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में, ठीक है, 1950s और 1960s में, समझे। और ब्रुसेल्स में ये प्रॉब्लम तो अलग ही टाइप का था, यहाँ पे एक स्पेशल प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। जो पूरे कंट्री में जो डच स्पीकिंग जो मेजॉरिटी थे, वही ब्रुसेल में ये डच स्पीकिंग क्या बन जा रहे थे, माइनॉरिटी बन जा रहे थे। तो एकदम गड़बड़ था मामला, ठीक है। तो ये हमने बेसिक जानकारी ले लिया बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में कुछ ऐसा था, आगे चल के देखेंगे बेल्जियम ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला कि बर्बाद हो गए, वो देखेंगे। अब समझ लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है, एक आइलैंड नेशन है, मतलब चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, पॉपुलेशन इसका 2 करोड़ है। बेल्जियम का कितना था याद है, अप्रॉक्स 1 करोड़ था, ठीक है। फिर आगे लिखा है श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, एथनिक कॉम्पोजिशन अलग अलग है।
यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, एक तो सिन्हाला स्पीकर्स है, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले 74%, और दूसरे हैं तमिल स्पीकर्स, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले। बता सकते हैं मेजोरिटी माइनॉरिटी कौन है? तो आप बोलेंगे सिंपल है, ये मेजोरिटी फॉर्म कर रहे हैं, ये माइनॉरिटी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तमिल स्पीकर भी दो टाइप के हैं, ठीक है। एक हो गए श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स वो है जो यहाँ के नेटिव्स है, जो यहीं पे पैदा हुए हैं, ठीक है। और दूसरे हो गए इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स वो है जो ब्रिटिशर्स इंडिया से पकड़ के यहाँ पे लाए थे प्लांटेशंस पे काम करने के लिए, लेकिन ये लोग यहाँ रहते रहते हैं, श्रीलंका का नागरिक हो गए, ठीक है, लेकिन अभी भी इनको इंडियन तमिल्स बोलते हैं। तो ऊपर हमने देखा सिन्हाला स्पीकर्स 74%, तमिल स्पीकर्स 18%, ठीक है। तमिल स्पीकर दो टाइप का, एक श्रीलंकन तमिल्स, एक इंडियन तमिल्स, ठीक है। तो श्रीलंकन तमिल्स का परसेंटेज है 13%, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इंडियन तमिल्स कितने हो गए? अप्रोक्स लगभग 5% के आसपास, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। अब ये लोग श्रीलंकन का हम लोग एथनिक कॉम्पोजिशन समझ रहे हैं, अब जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से समझते हैं। ये जो श्रीलंकन तमिल्स है वो मेनली कहाँ पे रहते हैं? नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन बना है। जो श्रीलंकन तमिल्स ये क्या है? माइनॉरिटी है श्रीलंका के। ये लोग कहाँ देखने को मिलते हैं? नॉर्थ और ईस्ट में। अब कैसे समझे नॉर्थ और ईस्ट? तो नीचे यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है, मैप, ये देखिए। अगर ये कोई भी कंट्री है तो ऊपर वाले को नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, और यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट बोलते हैं। तो नॉर्थ और ईस्ट मतलब ये रीजन हो गया, समझ रहे? तो ये देखिए, ये जो ऑरेंज से हाईलाइट है ये नॉर्थ और ईस्ट, यहाँ पे श्रीलंकन तमिल रहते हैं, ऑरेंज कलर। समझ गए इतना? चलिए फिर आगे क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग, जो कि मेजोरिटी है, ये लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो, बुद्धिस्ट है, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। और जबकि जो तमिल्स है वो हिंदूज और मुस्लिम्स मिक्स है, ठीक है। और कंट्री में अप्रॉक्स 7% क्रिश्चियन भी है, जो तमिल और सिन्हाला मिला के बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ये श्रीलंका के बारे में समझ लिया। एक बार ये मैप में भी देख लीजिए, बीच में जो येलो पार्ट है ये वाला, ये सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, ठीक है। ये मेजोरिटी है, एरिया से भी पता चल रहा है, और ये माइनॉरिटी है, तमिल वाले। अब देखिए, हमने बेल्जियम का कंडीशन समझ लिया, श्रीलंका का कंडीशन समझ लिया। दोनों में एथनिक कंपोजिशन अलग अलग है, दोनों के पास एक प्रॉब्लम खड़ा है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए आप यहाँ पे सिचुएशन को, अगर बेल्जियम में, मान लीजिए बेल्जियम में डच कम्युनिटी मेजोरिटी है, तो वो लोग चाहे तो ये कर सकते हैं कि वो लोग अपना मेजोरिटी का फ़ायदा उठा पाए, मतलब अपना जो भी विल है वो फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे फोर्स कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो क्या होगा? इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते ये भी हो सकता है कि कंट्री का बंटवारा हो जाए डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में, ठीक है, ये हो सकता है। वहीं श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी है, ठीक है, और इसका परसेंटेज तो और भी ज़्यादा था, कहाँ 74%, बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो अगर ये भी अपना ऐसे ही विल अगर इम्पोज करे पूरे कंट्री के ऊपर तो प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है श्रीलंका के ऊपर भी। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या हुआ इन दोनों कंट्रीज में रियलिटी में, ठीक है। चलिए सबसे पहले श्रीलंका का देखते हैं, श्रीलंका वाले ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो हेडिंग लगाया हुआ है यहाँ पे, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ये क्या है? देखिए, मेजोरिटी वर्ड समझते हैं आप, और मेजोरिटी इसको बोलने में नहीं आ रहा है, इसका पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए। मेजोरिटेरियनिज्म का मीनिंग क्या होता है? ये एक ऐसा बिलीफ है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वही कंट्री को रूल करे, जैसे वो चाहे वैसे, बाई डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। इस बिलीफ को मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं। बात तक रही, समझ रहे? मतलब जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपना मर्जी से देश को चलाए, माइनॉरिटी को पूरी डिसरिगार्ड कर दे, भले ही उनका कोई लॉज पॉलिसीज से माइनॉरिटी वाले को कोई नुकसान हो तब भी वो लॉ वैलिड होगा। तो ऐसा बिलीफ अगर जहाँ पे आ जाए तो उसको मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं। तो क्या ये अच्छा चीज़ है? सुन के अच्छा लग रहा है कि आपको? नहीं, ये एकदम ही बुरा चीज़ है। तो श्रीलंका ने यही रास्ता अपनाया। उन्होंने बोला कि जो मेजोरिटी है उनका मर्जी से ये देश चलेगा। मेजोरिटी कौन है श्रीलंका में? तो सिन्हालीज कम्युनिटी, ठीक है। श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री कब बना? 1948 में, ठीक है। तो तब जब वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने कई सारे मेजोरिटेरियन मेजर्स लिए टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी।
ऐसे समझ गए ना मेजोरिटेरियन मेजर्स, जिससे कि सिन्हाला का सुप्रीमेसी, इनका दबदबा बन जाए। क्या क्या उन्होंने स्टेप्स उठाए, देखिए सबसे पहला स्टेप उन्होंने ये उठाया 1956, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, और वो भी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जो बुद्धिस्ट वाले हैं उनको भी सिन्हाला लैंग्वेज में ही कोई भी ऑफिशियल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। 10 डिसरिगार्डिंग तमिल, यहाँ पे फिर से उन्होंने तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया, ठीक है। ये पहला मेजर उन्होंने लिया। दूसरा, गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसी अपनाना शुरू कर दिया, जिसमें जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स है उनको फेवर किया गया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रेफरेंस दिया। मतलब ये ऐसा रूल निकाल दिया गया है कि जो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको पहले एडमिशन मिलेगा, पहले जॉब मिलेगा। तो यहाँ पे भी इनका दबदबा बढ़ रहा है और तमिल वाले को फिर से नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये दूसरा मेजर था। तीसरा मेजर उनका ये था कि अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट यानी कंट्री शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। वो पूरा कंट्री कौन सा रिलीजन फॉलो करेगा? बुद्धिज्म रिलीजन फॉलो करेगा, जो कि सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी का रिलीजन है कि नहीं, ऊपर हमने पढ़ा था। तो यहाँ से भी सिन्हाला का दबदबा और बढ़ गया। तो ये 3 स्टेप्स उन्होंने लिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, समझिए क्या क्वेश्चन बनेगा, तीनों आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, और ये सब अंडरलाइन पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए, नोट्स भी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। अभी आप एकदम टेंशन फ्री होकर समझिए, ठीक है। देखिए, तो ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर, ये सभी जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अपनाया, इससे क्या हुआ? इससे इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल जो है एलियनेटेड फील करने लगे, वो लगे, उनको ऐसा फील हुआ कि वो अपने ही कंट्री में अनजान है, मतलब अनजाने हैं, एलियन की तरफ फील होने लगे, ठीक है। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। वो समझ गए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स है, समझ गए, वो लोग तमिल्स को लेके एकदम ही सेंसिटिव नहीं है, उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। दे फेल्ट, तमिल्स लोगों ने ये फील किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और गवर्नमेंट पॉलिसी है वो उन्हें बराबर पॉलिटिकल राइट नहीं दे रही है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जॉब्स नहीं मिल रहा है और भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है उनका इंटरेस्ट को, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? जो सिन्हाला कम्युनिटी है और जो तमिल कम्युनिटी है, दोनों का रिलेशन स्ट्रेंड यानी बिगड़ गया पूरा, समझे। तो बिगड़ गया तो तमिल्स वाले शांत तो नहीं बैठेंगे। तमिल्स वालों ने क्या किया? उन्होंने अपना पार्टी लॉन्च कर दिया, स्ट्रगल शुरू कर दिया ताकि तमिल को भी रिकॉग्निशन मिले ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। उनका ये भी डिमांड था कि एक रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्ट में ये लोग रहते थे तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स, बोला गया कि ये रीजन को ऑटोनॉमी दे दिया जाए, मतलब यहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट हो जो इनके लिए लॉज बनाए, ठीक है। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी इनको चाहिए था जॉब्स में, एजुकेशन में और जॉब्स में, यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट जॉब्स में बराबर अपॉर्चुनिटी चाहिए था इन्हें, ठीक है। ये सब इनका डिमांड था, लेकिन इनका जो डिमांड था वॉज रिपीटेडली डिनाइड, पूरा नहीं किया गया। 1980 आते आते तक सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलाम, जिसको स्टेट कहते हैं, ठीक है, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ये डिमांड करने लगे कि ये जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का, वहाँ पे अलग स्टेट बना दिया जाए तमिल्स लोगों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। दोनों कम्युनिटी के बीच में, सिन्हाला और तमिल्स, इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिस्ट्रस्ट हो गया कि वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, पूरा देश में ही विवाद होने लगा, ठीक है। और ये विवाद बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि ये सिविल वॉर का रूप ले लिया। फिर से पिंक में लिखा हुआ है सिविल वॉर, समझ लेते हैं होता क्या है। ये देखिए, सिविल वॉर एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंट समझ लें, मारपीट इसमें एसोसिएटेड होगा, बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स। यहाँ पे ग्रुप्स कौन है? दो, सिन्हाला और तमिल्स। इन दोनों के बीच में काफ़ी वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया विद इन अ कंट्री, दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। एक वॉर की तरह सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गया, इसी को बोलते हैं सिविल वॉर, समझे, कंट्री के अंदर। तो इस वॉर में कई सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए, ठीक है, दोनों ही कम्युनिटी के, दोनों का ही नुकसान होगा अगर वॉर होगा तो। मैनी फैमिलीज को कंट्री छोड़ के जाना पड़ा एज ए रिफ्यूजी। कहाँ गए होंगे वो लोग? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो वो लोग भाग के इंडिया में आए होंगे, ठीक है। कई सारे लोगों ने अपना जीवन गंवा दिया।
लेकिन ये सिविल वॉर फाइनली जाके 2009 में एंड हुआ, जब मिलिट्री का पावर से ये तमिल लोगों को दबा दिया गया, मतलब इनका लीडर्स लोग को गिरफ्तार करके ये वॉर को ख़त्म कराया गया। ठीक है, तो अभी भी श्रीलंका का हालत उतना अच्छा नहीं है, खराबी है। जब तक देखा जाए श्रीलंका जो है चाइना से हेल्प मांगता रहता है, और चाइना भी ज़बरदस्ती इसका हेल्प करता है, क्योंकि चाइना का यही पॉलिसी है। आप समझ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको ऐसे ही नॉलेज के लिए। चाइना का यही पॉलिसी होता है कि कोई भी कमज़ोर देश उसको मिल जाए और वो उसको लोन दे के, पैसा दे के उसको हेल्प करता है। उसको पता है कि ये कमज़ोर देश कभी खड़ा नहीं होगा, और ये आगे चल के चाइना जो मन चाहे वो अपना पॉलिसी इसके ऊपर थोप सकता है। ठीक है, इसलिए चाइना सबको हेल्प करता है इसी मकसद से। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखें, श्रीलंका मेजोरिटेरियन अपनाया और पूरा तरीके से बर्बाद हो गया श्रीलंका। ठीक है, देखते हैं बेल्जियम क्या किया। बेल्जियम ने अपनाया है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। जो बेल्जियम लीडर्स थे उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया, यानी समझा कि हमारे कंट्री में रीजनल डिफरेंसेस पाया जाता है और कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। ठीक है, 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदल दिया। ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते कितने बार बदला था, तो 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, बदला। ठीक है, ताकि एक ऐसा अरेंजमेंट निकाला जाए जिससे कि सभी कोई उस कंट्री में पीसफुली रह पाए। ठीक है, तो क्या क्या इस मॉडल में क्या क्या बेल्जियम ने क्या क्या रास्ता अपनाया वो हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में इसको दिया गया है। कितना पॉइंट है, 1 2 3 3 और इस पेज में है 4 पॉइंट यहाँ पे समझना है। सबसे पहला रास्ता उन्होंने ये अपनाया कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत अच्छा रास्ता। देखिए, पूरे कंट्री का जो एक गवर्नमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोल दिया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसमें जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स है उनका नंबर्स इक्वल होगा। समझे, ऐसा ना हो कि डच वाले ज़्यादा नंबर्स में हो जाए और ये अपना बिल इन पे फोर्स करे, इम्पोज करे, ऐसा ना हो। तो दोनों का नंबर्स इक्वल रखा गया, इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। ये लैंग्वेज को समझिए। सम स्पेशल लॉज, कुछ लॉज ऐसे भी थे जिनको पास करने के लिए क्या चाहिए होता है, सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। ये मान लीजिए डच स्पीकिंग है, ये फ्रेंच स्पीकिंग है, तो ये लॉ तभी पास होगा जब ये डच स्पीकिंग का मेजोरिटी यानी 50% से ज़्यादा लोग इसके लिए वोट करें, मतलब इसके फेवर में वोट करें। और ये तभी पास होगा जब फ्रेंच वाले भी 50% से ज़्यादा मेजोरिटी में इसके फेवर में वोट करें, तभी जाके ये लॉ पास होगा। समझ रहे? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। कोई सिंगल कम्युनिटी अपने दम पे, अपने मेजोरिटी के दम पे कोई लॉ नहीं बना सकता है। ठीक है, ये पहला उनका ये था स्टेप। दूसरा, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। ये भी अच्छा स्टेप। ये पूरा बेल्जियम है, ऊपर वाला था डच स्पीकिंग, नीचे वाला था फ्रेंच स्पीकिंग। तो यहाँ पे स्टेट लेवल गवर्नमेंट बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एक गवर्नमेंट, एक तो पूरा कंट्री के लिए गवर्नमेंट है जिसको क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक स्टेट लेवल गवर्नमेंट। यहाँ पे एक स्टेट लेवल गवर्नमेंट, यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट। तो इन दोनों को भी बहुत सारा पावर्स दे दिया गया। समझे? ये दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया। और ये भी प्रोविज़न था कि ये स्टेट गवर्नमेंट एकदम ही सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई ऑर्डर पास करे तो स्टेट गवर्नमेंट का मर्जी है मानना ना मानना। ठीक है, चलिए। फिर तीसरा, ब्रुसेल में एक अलग गवर्नमेंट लाया गया, क्योंकि ब्रुसेल आपको पता है कैपिटल सिटी, यहाँ पे अलग ही प्रॉब्लम था। यहाँ पे डच वाले माइनॉरिटी थे और फ्रेंच वाले मेजॉरिटी थे, है कि नहीं? तो यहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट लाया गया। उस गवर्नमेंट में बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ब्रुसेल में जो गवर्नमेंट था वहाँ पे भी फ्रेंच वाले और डच वाले, इनका नंबर ऑफ मिनिस्टर्स सेम थे। फ्रेंच वाले ने इस बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वैसे ही डच वाले ने पूरे कंट्री के लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट बना था तब उन्होंने स्वीकार किया था। चलिए, और चौथा प्रोविज़न ये था कि इन्होंने एक और थर्ड का, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, एक रीजन के लिए हो गया स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने एक और गवर्नमेंट लाया जिसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट।
कम्युनिटी गवर्नमेंट ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, मतलब डच वालों लोग के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, फ्रेंच स्पीकिंग वालों के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, और जर्मन स्पीकिंग वालों के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। समझ रहे? तो यहाँ पे लिखा है डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट है। मतलब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जब बनेगा तो इसके लिए वोटिंग, मान लीजिए ये डच का कम्युनिटी गवर्नमेंट है, तो पूरे बेल्जियम कंट्री में डच कहीं भी रहते हो, ब्रुसेल्स में, जहाँ भी रहते हो, तो वो लोग इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए वोट करेंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा है, नो मैटर वेयर दे लिव, इस कंट्री के कहीं किसी भी रीजन में रहते हो, वो इस कम्युनिटी अगर वो इस कम्युनिटी का हिस्सा है तो वो इसके लिए वोट करेंगे। वही यहाँ पे लिखा है। तो ये गवर्नमेंट का काम क्या था? ये गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, इन सब के लिए ये गवर्नमेंट बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। समझ में आ गया ना? कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब डच के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच के लिए अलग गवर्नमेंट और जर्मन के लिए अलग गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए। तो आपको ये सब सुन के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अभी तक ये सिस्टम काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है। इससे दोनों ही मेजर कम्युनिटी में स्ट्राइक मतलब झगड़ा अवॉइड हो गया है और कंट्री का डिवीजन होने से भी बच गया है। फिर एक बार क्या हुआ था कि व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन, जब यूरोपियन यूनियन बनना था तो यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे वो सब एक साथ आए, तो चूज करना था कि कहाँ पे हेड क्वार्टर बनाया जाए। तो उनको सबसे पीसफुल जगह ब्रुसेल्स ही लगा, इसलिए ब्रुसेल्स को इसका हेड क्वार्टर बना दिया गया यूरोपियन यूनियन का। तो ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। ठीक है, जो कि कैपिटल सिटी है बेल्जियम का। बात अगर नहीं समझे यहाँ तक? चलिए, तो हमने देखा दोनों का ही केस। बेल्जियम इस प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे तरीके से अपनाया। तो बेल्जियम का जो तरीका था उसको क्या बोलते हैं? हेडिंग क्या लगाया हुआ था? एकोमोडेशन। उन्होंने डिफरेंसेस को एकोमोडेट किया, उसको मतलब सॉल्व किया, रिकॉग्नाइज किया। वहीं श्रीलंका दादागिरी दिखाने का कोशिश किया, लेकिन श्रीलंका उसमें बर्बाद हो गया। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है। तो दोनों ही मतलब कंट्री ने इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से डील किया। बेल्जियम ने फीलिंग्स को रेस्पेक्ट किया, अलग अलग कम्युनिटी का इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट किया, और आप देख लीजिए बेल्जियम आज कहाँ है। वहीं श्रीलंका श्रीलंका में मेजॉरिटी कम्युनिटी सोचा अपना रूल करे, तो ये बर्बाद हो गया। ठीक है, इससे कंट्री का जो यूनिटी है वो अंडरमाइन हो गया। ये फ्रेज याद कर लीजिए आप। जो मेजोरिटेरियनिज्म है वो क्या करता है? कंट्री का यूनिटी को अंडरमाइन कर लेता है, समझे, डिस्ट्रॉय कर देता है। चलिए, यहाँ पे कार्टून दिया हुआ है जर्मन इंजीनियरिंग ऐसा करके। इसमें आप देख सकते हैं कार्टून में इसमें दो ये दिया हुआ है स्टीयरिंग व्हील। तो इसका मतलब क्या है? तो ये यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट को दर्शाया गया है। जब किसी देश में वोट होता है और कोई एक पार्टी नहीं जीतता है, इस पार्टी को भी कुछ वोट मिल गया और दूसरा पार्टी को भी कुछ वोट मिल गया, तो दोनों पार्टी मिल के गवर्नमेंट बनाती है। तो इसी गवर्नमेंट को बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। तो ये एक पार्टी है, ये कुछ अलग तरीके से देश को चला रही है, ये पार्टी कुछ अलग तरीके से देश को चलाती है, तो देश ठीक से चल नहीं पाता, ये कार्ड ठीक से चल नहीं पाएगा। वही इस कार्टून का मैसेज है और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा पावर शेयरिंग करने से बहुत फ़ायदा पहुंचता है। पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बताइए पावर शेयरिंग का क्या क्या एडवांटेजेस है। तो पावर शेयरिंग का एडवांटेज हम दो तरीके से देख सकते हैं, पहला और दूसरा। यहाँ पे जो रीजन्स दिया गया है पावर शेयरिंग का फेवर में, उन सब रीजन्स को बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल मतलब जब आप कोई भी डिसीजन ले काफ़ी प्रॉफिट और लॉस देखे कि ये करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल चीज़। यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिखा होगा, ये रहा, बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉस, इसको बोलते हैं प्रूडेंशियल। ठीक है, और जो दूसरा सेट ऑफ रीजन्स है ये वाला, इस दूसरे सेट ऑफ रीजन्स को बोलते हैं मोरल रीजन्स। ठीक है, मतलब नैतिक रूप से मोरली पावर शेयरिंग करना क्यों अच्छा है, वो रीजन्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले वाले को समझते हैं, पहले प्रूडेंशियल रीजन को समझ लेते हैं। पावर शेयरिंग से पहला बेनिफिट ये होता है कि इससे कॉन्फ्लिक्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है बिटवीन सोशल ग्रुप्स। समझ गए? दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि इससे पॉलिटिकल ऑर्डर का स्टेबिलिटी बना रहता है। देश में अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो काफ़ी स्टेबल रहेगा, बाद में हंगामा नहीं होगा देश के अंदर और गवर्नमेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज ये होता है कि इससे कंट्री का यूनिटी बरकरार रहता है।
अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो इससे कंट्री का यूनिटी अंडरमाइन हो सकता था, लेकिन आप पावर शेयरिंग जब करेंगे तो इट प्रमोट्स द यूनिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, ये 3 हो गया प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, समझे। और कुछ मोरल रीजन्स का बात करें तो पावर शेयरिंग क्यों अच्छा है। देखिए, पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि ये डेमोक्रेसी का स्पिरिट माना जाता है, आत्मा। ठीक है, इसलिए पावर शेयरिंग करना जरूरी है। किसी भी डेमोक्रेसी में लोगों के पास ये हक होता है कि उनसे कंसल्ट किया जाए कि वो लोग कैसे गवर्न होना चाहते हैं। डेमोक्रेसी का यही तो है कि रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, तो अगर डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग नहीं हो रहा है मतलब लोगों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी है मतलब लोगों को पूरी पता होना चाहिए कि कैसे वो रूल होना है, लोग ही डिसाइड करेंगे कैसे वो रूल होना चाहते हैं, इसलिए पावर शेयरिंग होना जरूरी है। और तीसरा, पावर शेयरिंग करने से कैसा गवर्नमेंट फॉर्म होता है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म होता है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब ऐसा गवर्नमेंट जिसमें सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं और सिस्टम का एक हिस्सा बनते हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपना मर्जी से जो भी करे, पब्लिक का नुकसान ही क्यों ना कर दे, ऐसा गवर्नमेंट नहीं। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनती है डेमोक्रेसी में। तो ये 3 हो गए मोरल रीजन्स फॉर पावर शेयरिंग, समझे, डेमोक्रेसी में, क्योंकि ये स्पिरिट है, पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्म होने में हेल्प करती है। समझ गए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो आप ऐसे करके आंसर लिख देंगे। इसका डिटेल आंसर वेबसाइट पर हम दे दिए, जो हम बताए उतना ही लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग किस किस तरीके से होता है, तो देखिए कितना तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया पहला तरीका, ये हो गया दूसरा तरीका, तीसरा, चौथा। 4 तरीके से पावर शेयरिंग यहाँ पे बताया गया है। उससे पहले ये इतना बड़ा पैसेज में कुछ कुछ बात लिखा हुआ है, ये देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। एग्जाम में इससे के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है, ये सब के ऊपर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इन सब के ऊपर पॉइंट्स के ऊपर बनेगा। देखिए, लंबे समय तक ये माना गया कि पावर शेयरिंग नहीं होना चाहिए, कंट्री में एक ही गवर्नमेंट हो, उसी के पास सारा पावर हो, ऐसा बिलीफ चलता रहा, यही माना जाता था। तो देखिए ये, और इसके लिए रीज़न ये था कि अगर पावर शेयरिंग होगा तो डिसीजन मेकिंग जो है ना, डिसीजन लेने में काफ़ी लेट होगा। बहुत सारा, जैसे अभी क्या है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक डिसीजन उसको पसंद नहीं आया, मान लीजिए ये जुडिशरी वो लॉ को खारिज कर दिया, तो फालतू में डिले होता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसलिए ये माना जाता था कि पावर शेयरिंग ना हो, एक ही गवर्नमेंट रहे, वही सारा डिसीजन ले। लेकिन आगे चल के ये लॉजिक आया, पावर शेयरिंग करना इसलिए अच्छा है क्योंकि डेमोक्रेसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, क्योंकि जो भी आप लॉ बनाएंगे वो तो पीपल के लिए बनाएंगे, भले ही यहाँ पे देरी होगा, लेकिन वो लॉ जो बनेगा वो लोगों को एक्सेप्टेबल होगा। वो यहाँ पे लिखा है कि इन गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। वही सब बात है जनरल। मेन बात पे आते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कैसे, किस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला तरीका यहाँ पर दिया हुआ है, पावर्स इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। स्टार्टिंग में बताए थे गवर्नमेंट के कौन से ऑर्गन है, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी। तो इसको हम गलत तरीके से लिख दिए, इसको मेरे को लिखना चाहिए था ऐसे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है। तो इन तीनों में पावर शेयरिंग होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब तीनों में बराबर पावर है। बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। ये तीनों जो लेवल है ना गवर्नमेंट के, तीनों सेम लेवल पे है, ये की पॉइंट है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर ज़्यादा पावरफुल है, एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावरफुल है, फिर जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल है, तीनों का बराबर पावर है। ठीक है, तो सच अ सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। सेम लेवल पे है, मतलब कोई भी एक लेवल, अब कोई भी एक ऑर्गन जो है वो अपना मनमानी नहीं कर पाएगा। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। अगर ये आगे अपना मर्जी से कुछ भी उल्टा सीधा काम करने लगे तो दूसरा ऑर्गन इसको चेक करेगा। ठीक है, और दोनों मिलकर अगर मनमानी करने लगे तो तीसरा ऑर्गन इसको चेक करेगा। ठीक है, तो दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इससे क्या होता है, एक बैलेंस बना होता है।
पहला पॉइंट सेम लेवल पे होते हैं, दूसरा पॉइंट इससे बैलेंस बना होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस सिस्टम को क्या भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। पहले ये पढ़ लेते हैं। इन अ डेमोक्रेसी अगर मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन दोनों रिस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, मतलब एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन उनको जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट में आके, ठीक है। उसी तरीके से भले ही इन जजेस को, जो कि जुडिशरी का पार्ट है, उनको एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन जजेस को, लेकिन ये जजेस के पास ये पावर होता है कि ये लोग एग्जीक्यूटिव, मतलब वही प्राइम मिनिस्टर, वही प्रेसिडेंट का जो फंक्शनिंग है उसको चेक कर पाए, ठीक है। इसलिए इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। सब एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, समझे। तो ये एक तरीका हो गया पावर शेयरिंग करने का बिटवीन अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा तरीका है पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का अलग अलग लेवल्स भी होता है। कैसे लेवल्स होता है, ये देखिए। एक होता है पूरा कंट्री के लिए गवर्नमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल ऐसा समझिए। एक होता है पूरा कंट्री के लिए गवर्नमेंट, उसको हम लोग जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से। कई सारे कंट्रीज में इसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया में किस नाम से जानते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोलते हैं, या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोल देते हैं पूरे कंट्री के का एक गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही होगा हमारे कंट्री में अलग अलग स्टेट है, तो स्टेट लेवल गवर्नमेंट भी होता है। तो वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे कंट्री इंडिया में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है पावर शेयरिंग का, अलग अलग लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे पावर शेयरिंग जो हो रहा है, ये सिस्टम सभी कंट्रीज में फॉलो नहीं होता है। कई सारे कंट्रीज है जहाँ पे वहाँ पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हमारे जैसे कंट्री में, इंडिया जैसे कंट्री में, हम लोग के कंट्री में अलग अलग गवर्नमेंट लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट है। जैसे कि इंडिया में सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और यहाँ तक कि हम लोग का लोकल लेवल पे, विलेज लेवल या फिर सिटी लेवल पे भी एक गवर्नमेंट होता है जिसको पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं, पता ही होगा आपको। ये लोकल लेवल गवर्नमेंट हो गया। तो ये सब जो गवर्नमेंट का लेवल है, इन सब का पावर कौन डिफाइन करता है कि इसके पास ये पावर है, इसके पास ये पावर है, इसके पास ये पावर है। ये पावर कौन डिफाइन करता है, तो ये डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि बेल्जियम में भी किया गया था ये सही वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, बट वॉज रिफ्यूज श्रीलंका। श्रीलंका में ये नहीं अपनाया गया था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड, इस टाइप का पावर शेयरिंग जिसमें अलग अलग लेवल पे पावर शेयरिंग होता है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, ठीक है। और ये चूंकि वर्टिकली अरेंज है तो इसको हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। इसके पहले वाले को क्या बोल रहे थे, सेम लेवल पे थे वो तीनों, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये था हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, ये है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है, डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। समझे। अब एग्जाम में क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेंगे कि बताइए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवीजन ऑफ पावर में क्या डिफरेंस है। तो पहला तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल या फिर रीजनल लेवल, जो भी। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का बाद लगभग सेम पावर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, किसको कितना पावर मिलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं, ये है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है। इसमें एक लेवल दूसरे लेवल को चेक और बैलेंस कर सकता है, लेकिन वर्टिकल डिवीजन में ऐसा कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये 3 पॉइंट का डिफरेंस आप तैयार कर लेंगे दोनों के बीच में। तीसरा, और कैसे पावर शेयरिंग होता है, पावर शेयरिंग हो सकता है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। एक कंट्री में मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेल्जियम में दो कम्युनिटी है, 2 ग्रुप्स है, एक है डच स्पीकिंग और एक है फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है।
तो आप क्या कीजिए, दोनों का पावर शेयर कर दीजिए। इनको ये पावर दे दीजिए कि ये अपना रूल बनाए, और इनको वो पावर दे दीजिए कि वे लोग अपने लिए अलग सा रूल बना ले। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं पावर डिवीजन अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यहाँ पे दिया ही हुआ है कि बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, क्योंकि वहाँ पे डच के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट। कई सारे कंट्रीज में देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाई सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कई सारे कंट्रीज में ऐसा लीगल प्रावधान है, कानूनी रूप से ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो सोशली वीकर सेक्शन हो गए, कोई भी, जैसे कि SC ST दलित, ये सब, ठीक है, और वुमेन हो गया, ठीक है, इन लोग को भी लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब रिप्रेजेंटेशन मिले। फॉर एग्जाम्पल हमारे कंट्री में भी ये विवाद चल रहा था कि पार्लियामेंट में 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए हो, तो यहाँ पे भी हम वुमेन को 1/3 सीट दे के क्या कर रहे हैं, पावर शेयरिंग ही तो कर रहे हैं अलग सोशल ग्रुप में। ठीक है, चलिए वही बात यहाँ पे लिखा है। This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government। तो यही अलग अलग ग्रुप्स को गवर्नमेंट में फेस देने के लिए, समाज में जगह देने के लिए ऐसा टाइप का पावर शेयरिंग किया जाता है, नहीं तो ये लोग एलियनेटेड फील करेंगे। और इससे माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी फेयर शेयर मिलता है पावर में। ठीक है, और चौथा तरीका है पावर शेयरिंग का, वो है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के थ्रू। पहले पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं। देखिए, अगर कोई एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, ये इलेक्शन के टाइम पे ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। तो हम पब्लिक के पास ये पावर है कि हम लोग किसी भी एक पार्टी को चूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये एक टाइप का पावर शेयरिंग है, समझे। उसी तरीके से अगर हम लॉन्ग रन में बात करें, कभी कभी क्या होता है कि एक पार्टी नहीं जीतता है, दो पार्टी को कुछ कुछ वोट मिल गया। ठीक है, दो पार्टी, ये भी कुछ सीट जीत गया, ये भी कुछ सीट जीत गया। ठीक है, तो पूरा गवर्नमेंट जो है एक पार्टी नहीं बना रहा, दोनों मिल के बनाते हैं, जिसको जैसा कि पहले जिक्र किए थे हम, कोएलिशन गवर्नमेंट इसको बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट। तो पावर इस तरीके से भी शेयर हो सकता है दो पार्टी के बीच में। ठीक है, और इन द लॉन्ग रन अगर लंबे समय में बात करें तो इंडिया की अगर बात करते हैं, पहले क्या था, कांग्रेस था, रूल कर रहा था। ठीक है, उसके बाद अभी कौन आ गया, बीजेपी अभी मेन पार्टी रूल कर रहा है। फिर आगे चल के कभी ना कभी हो सकता है फिर कांग्रेस आ जाए। तो यहाँ पे भी पावर जो है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शिफ्ट होता है। तो ये भी बोल सकते हैं टाइप का पावर शेयरिंग है। समझे कि नहीं समझे, तो वही यहाँ पे 3 पॉइंट में समझाया गया है। पहला है कंपटीशन करके, दूसरा है इलेक्शन जीत के, तीसरा हो गया समटाइम्स 2 और मोर पार्टी अलायंस फॉर्म करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये अलायंस आगे चल के कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है, तो ये भी एक पावर शेयरिंग है। ठीक है, और अगला क्या था, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट के थ्रू। देखिए बहुत अच्छा इसको समझाया गया है। लिखा है कि डेमोक्रेसी में अक्सर ये हमें दिखता है कि इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे कि ट्रेडर्स का एक अलग एसोसिएशन होता है, बिजनेसमैन का अलग एसोसिएशन, इंडस्ट्रियलिस्ट का अलग एसोसिएशन, फार्मर्स का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का एसोसिएशन होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये भी अपना पावर शेयर करते हैं, मतलब इनके साथ भी पावर शेयर किया जाता है। कैसे, कई बार गवर्नमेंट अगर इनके लिए कोई रूल्स लेके आ रही है, फॉर एग्जांपल फार्मर के लिए कोई एक नियम लेके आ रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक कमेटी बनाती है। कमेटी में कई सारे लोग होते हैं, गवर्नमेंट के लोग होते हैं, और ये फार्मर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कुछ लोग ले लेते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप से कुछ लोग लेते हैं कि कोई अगर रूल बनेगा तो फार्मर को साथ में लेके वो रूल बनाया गया है। ठीक है, इसलिए ये फार्मर्स को भी इस कमेटी में हिस्सेदारी मिलता है, तब जाके कोई रूल बनता है या फिर लॉ बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे पावर शेयरिंग हो रहा है इस इंटरेस्ट ग्रुप में। उसीलिए मान लीजिए कोई एक ऐसा लॉ बनाना है कंट्री में जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर लागू होगा, बिजनेसमैन के ऊपर लागू होगा। फॉर एग्जांपल जब GST आने वाला था तो जरूर एक कमेटी बना होगा, उस कमेटी में बिजनेसमैन को लिया गया होगा, तब जाके सारा चीज़ डिस्कस करके लॉ बना होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से भी इन सब में पावर शेयरिंग होता है, इनको भी कुछ पावर, इनके साथ भी पावर शेयर किया जा रहा है, समझे। इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये लोग अपना इन्फ्लुएंस देते हैं, तो इस तरीके से पावर शेयरिंग होता है, समझे। चारों पावर शेयरिंग, पहला क्या था, सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग हो रहा था, जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी बोलते हैं। दूसरा था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर,
और तीसरा था पावर शेयरिंग अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और चौथा था अमोंग पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप जो भी बोल लीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा चैप्टर एंड हो जाता है। एंड तो हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ था जो आपका दिमाग को थोड़ा सा कसरत करवाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 चाहते हैं हम समझा देते हैं आपको, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पे लिखा है डिफरेंट आर्गूमेंट्स दिया गया है इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट पावर शेयरिंग। ठीक है, तो आपको इन सब आर्गूमेंट में से चूज करना है कौन सा पावर शेयरिंग के फेवर में है। पहला रीजन क्या है? पहला आर्गूमेंट है इससे कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है। समझ गए आप? अब ये आपको तय करना है ये फेवर में है कि अगेंस्ट में है। दूसरा रीजन है, दूसरा आर्गूमेंट है डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस मतलब अनफेयर तरीका, अनाधून तरीके से कोई डिसीजन नहीं बना सकता है। आर्बिट्रेरीनेस इसका मतलब ये होता है। इससे डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, इससे डाइवर्सिटी एकोमोडेट होता है, इंक्रीजेस इनस्टेबिलिटी, या देखिएगा इनस्टेबिलिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, और डिविसिवनेस। ठीक है, डिविसिव मतलब डिवीजन करने का जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाता है, ये बोला गया है इस पॉइंट में। फिर प्रोमोट्स पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट और अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द कंट्री। अंडरमाइन यूनिटी खराब करता है ये। तो आपको चूज करना है कि कौन सा रीजन फेवर वाला है, तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और हम आपके लिए क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, तो ये पूरा NCERT अंडरलाइन PDF आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर और क्या मिलेगा आपको? नोट्स मिल जाएगा इस चैप्टर का, वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिर और क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ये चीज़ आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आपको सिंपली गूगल में सर्च कर देना है पावर शेयरिंग नोट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय CBSE गाइडेंस, इतना लिख के आप सर्च कर दीजिए, पहले नंबर पर रिजल्ट आएगा, उसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए, इतना ही था ये वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो से फ़ायदा पहुंचा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कीजिए। अगर मन में कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो जरूर कमेंट करके बताइए, कोई सजेशन है तो वो भी दीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आगे चल के हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। समझे? चलिए, एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।